तो हेलो गाइस, यह है एनसीईआरटी चैप्टर 3 क्लास 7। तो हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा पर एक बड़े राज्य के केंद्र बन गए था। मतलब हमने कावेरी डेल्टा पर चोल साम्राज्य के बारे में चैप्टर 2 में पढ़े हैं, ठीक है। बट देखिए, हमने उस राज्य में पढ़ा लेकिन कहीं भी हमें दिल्ली राजधानी सुनने को या देखने को नहीं मिलता है। और इसका रीज़न क्या है कि जो दिल्ली है वो उस टाइम पर उतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था जितना कि वह 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें हम दिल्ली के शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो तोमर राजवंश थे उन्होंने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली की स्थापना किसने की? राजवंशों ने दिल्ली की स्थापना की। और इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड है 736 ईस्वी में। उस समय इसको दिल्लिक बोला जाता था, दिल्लिक। तो तोमर के राजवंशों काल में दिल्ली को किसी साम्राज्य की राजधानी बनाई जाती है। फिर 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर देते हैं, ठीक है। और तोमर और चौहानों के बीच दिल्ली एक वाणिज्य शहर के रूप में वाणिज्यिक शहर के शहर के रूप में ख्याति प्राप्त करता है। जब तोमर और चौहान वंश इस इलाके में शासन करते हैं उस टाइम पर दिल्ली को प्रसिद्धि मिलती है। और यहीं देहलीवाल सिक्के की देहलीवाल सिक्के भी ढाले जाते हैं। इसी टाइम पीरियड पर देहलीवाल सिक्के का प्रचलन होता है। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसे राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको आप याद रखना। सबसे पहले तोमा शासकों ने दिल्ली पर शासन किया, उसके बाद चौहान ने, फिर प्रारंभिक तुर्क हुए जो कि अंशतः एक गुलाम होते थे। इसलिए इसे गुलाम या मामूलक शासन भी कहे जाते हैं। तो गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, उसके बाद लोधी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस सारणी को अच्छे से याद कर लेना है। तुम देखो, हालांकि अभिलेख और सिक्के और भवन निर्माण की कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें सूचना काफी मिलती है। तो दिल्ली सुल्तानों का अधीन दिल्ली। तो इसमें हम पहले रजिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश इल्तुतमिश की एक पुत्री होती है, इसे रजिया बोला जाता है। यह पहली महिला शासिका थी। और
इसके इस रजिया सुल्तान के बारे में उसी टाइम के एक इतिहासकार हुए हैं मिनहाज ए सिराज। रजिया सुल्तान की तारीफ की है। तो आपको इल्तुतमिश की पुत्री है रजिया, जिसने दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है। और इसी तरह के और महिला शासिका हमें देखने को मिलते हैं जो आंध्र प्रदेश आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरगाल क्षेत्र में काकतीय वंश काकतीय वंश का राजा था। उस वंश की एक रानी है रानी रुद्रमा देवी। रानी रुद्रमा देवी। देखो, रजिया सुल्तान एक फीमेल के तौर पर शासन करते हैं, बट रुद्रमा देवी अपने आप को एक पुरुष के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत होता है, मतलब होती है, प्रस्तुत होती है काकतीय वंश। तो रानी रुद्रमा देवी का टाइम पीरियड है 1262 से 1280। ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित है और इसका इलाका कौन सा है। और इसी प्रकार का एक और महिला शासिका जिसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, इसका है कश्मीर। इस महिला शासिका का क्षेत्र है कश्मीर। रानी दिद्दा 980 ईस्वी से 1003 तक। इसने प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को एक इसने भरा संबोधन दिया है। शायद दिद्दी का मतलब दिद्दी होता है। तो ये 3 महिला शासिका का आपको नेम याद रखना है। रानी दिद्दा जो कि कश्मीर से है, और एक वरगाल क्षेत्र पर काकतीय वंश से संबंधित है रुद्रमा देवी। ये अपने आप को पुरुष के भांति प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने। रजिया रजिया इल्तुतमिश की पुत्री होती है। तो दिल्ली सल्तनत का अगर विस्तार देखें तो ये पहला एक गैरो संसार होता है। गैरोसिन सार का मतलब होता है शहर का मतलब होता है सैनिकों का रहने का इलाका। सैनिकों की रहने का इलाका जो शायद किला बंद था। प्रारंभ में दिल्ली एक गैरिसिन शहर हुआ करता था, बाद में यह साम्राज्य की राजधानी होता है। तो देखते हैं कैसा होता है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर विस्तार को देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह इसका विस्तार दक्षिण भारत को समेटते हुए होता है, और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय अपनी सीमा पर जाता है। मतलब कि अलाउद्दीन दक्षिण अभियान
शुरू करता है और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में यह चरम स्थिति पर पहुंचता है। अलाउद्दीन दक्षिण अभियान शुरू करता है, मोहम्मद तुगलक इसको चरम सीमा पर पहुंचाता है। मतलब इसी के काल में सबसे अधिक विस्तार हुए हैं दिल्ली सल्तनत के। ये तो हो गए दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप एक विशाल क्षेत्र है, इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो इसी कारण हम खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन का एक नज़दीक ब्यौरा देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समाकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार प्रशासकों की जरूरत होती थी। तो दिल्ली के जो आरंभिक सुल्तान हुए हैं, जैसे कि इल्तुतमिश, सामंतवाद सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करने अधिक पसंद करते थे। मतलब जो इनके गुलाम हुआ करते थे, जिनको फारसी में बंदागा बोला जाता था। जो गुलाम होते थे उसे बंदागा बोला जाता था फारसी में। और जो शासक होते थे फारसी में, जो शासक होते थे जैसे कि इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया, वो लोग क्या करते थे, जो बंदागा होते थे उन्हें सूबेदार नियुक्त करते थे। और इसका रीज़न यह था क्योंकि जो जमींदार सामंत होते थे कभी कभी इन लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते थे, मतलब विश्वसनीय पात्र नहीं थे। बट जो बंदागा होते थे ये तो उन लोगों के गुलाम होते थे, मतलब उन पर आश्रित होते थे। अतः वो लोग इन्हें सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। खिलजी और तुगलक शासक बंदागाह का इस्तेमाल करते रहे हैं। साथ ही जो उन पर आश्रित होने वाले निम्न वर्ग के लोग होते थे उन्हें भी राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे हैं। लेकिन एक बात देखने लायक है, गुलाम और जो आश्रित लोग होते थे वो लोग तो अपने मालिक और संरक्षक के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारी के साथ शायद ही कभी वो वफादार रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो खिलजी और तुगलक शासकों ने सेना नायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। जैसे कि ये इलाका है, ठीक है, इसमें कोई भी जो उसके बंदागा होते थे उन्हें इस इलाके के सूबेदार नियुक्त करते हैं। तो इस इलाकों को उन लोगों ने इक्ता इक्ता कहा। और इसमें जो लोग इन्हें संभालने वाले अधिकारी होते थे उन्हें मुक्ति या इक्तेदार कहा। जैसे कि हमने 6 क्लास में सामंतवाद पढ़ा था, सेम वैसे ही ये इक्ता इक्ता प्रणाली भी है। कैसे, अभी देखेंगे।
मुक्ति, तो देखो ये जो इलाका है, ठीक है, इसको इक्ता बोलते थे, और इसमें जो अधिकार संभालते थे उन्हें मुक्ति या इक्तिदार कहते थे। तो मुक्ति और इनका फर्ज क्या होता था, मतलब इनके कार्य क्या होता था। इनका दो कार्य होते थे। पहला है सैनिक अभियान का नेतृत्व करना जब जरूरत पड़े तब, और सेकंड काम होता था अपने इक्ता, मतलब कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखना। तो जो मुक्ति या इक्तादार होते थे उनका दो कार्य होता था। जब राजा को या शासक को सैनिक या सेना या युद्ध जैसी कोई परिस्थितियां होती थी, उस टाइम पर ये जो इक्ता या मुक्ति इक्तादार होते थे वे सैनिक का नेतृत्व करते थे, और इन लोगों को कोई वेतन नहीं दिया जाता था। जो मुक्ति लोग होते थे इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था। इन इलाकों से राजस्व की वसूली होती थी ना, उन्हीं से ये लोग जो मुक्ति होते थे इस इलाके के राजस्व से राजस्व राजस्व से सैनिकों का वेतन और अपने प्रशासन दोनों किया करते थे। इन्हें राजा से कोई वेतन नहीं दिए जाते थे, और यह वंश परंपरा भी नहीं होते थे। मतलब कि जो मुक्ति या इक्ता होते थे उन्हें टाइम टाइम पर अन्य इलाकों के मुक्ति बना दिए जाते थे। सीधी सी बात कहें तो इन लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाता था अलग इलाकों में। तो खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण पर ले लेता है। जब अलाउद्दीन दो काम होता है, भू राजस्व की भू राजस्व निर्धारण और वसूली, ये दोनों कार्य को राज्य ले लेता है। राज्य अपने नियंत्रण पर ले लेता है, और जो स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लेता है, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया जाता था। सुल्तान जैसे कि अलाउद्दीन ने, इसने क्या किया है, जमीन की जमीन की पैमाइश पैमाइश का अर्थ होता है मापन, मापन पैमाइश की, और उसके हिसाब से बड़ी सावधानी से करों का निर्धारण है किया जाता था। इस टाइम पर तीन तरह के कर होते थे। तीन तरह के कर होते थे। पहला होता था कृषि, कृषि पर जो कर होते थे इसे खराज बोला जाता था। सेकंड जो कर होगा वह मवेशियों मवेशियों पर। थर्ड कर होता था घरों पर। तीन तरह के कर होते थे अलाउद्दीन के शासनकाल में। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था, जैसे कि बंगाल, और इन जो इलाकों पर नियंत्रण रखना भी कठिन होता था क्योंकि ये राजधानी दिल्ली से बहुत दूर हुआ करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ समय तक ही रह पाते थे। तो चंगेज खां के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसमें दिए हैं चंगेज
खान। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में एक इलाका का नाम है ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना, ट्रांस ऑक्सियाना, ये मतलब कि उज्बेकिस्तान। आप मैप में देखना उज्बेकिस्तान। क्या करता है ये, इस पर हमला करता है। इसके शीघ्र ही बाद ही वह दिल्ली के सल्तनत को धावा झेलना पड़ता है। पहले वो यहाँ पर 1219 में यहाँ पर हमला करता है, उसके बाद जल्द ही वह दिल्ली सल्तनत पर धावा बोलना स्टार्ट करता है, दिल्ली सल्तनत पर धावा धावा बोलना स्टार्ट करता है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट। इसमें तो इतना ही है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत क्या होता है। 1226 में दिल्ली और आगरा पर सैयद और लोदी वंश का राज्य रहा है। 1526 में दिल्ली सल्तनत पर सैयद प्लस लोदी वंश का शासन होता है। जब तक जैनपुर, बंगाल, मालावा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे, उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहा था। इस काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे हैं। इसी काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे और शक्तिशाली, और इसका शासन बहुत ही कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। तो देखते हैं सूरशाह सूरी, शेरशाह शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा दिया गया है, देख लेते हैं इनको। शेरशाह सूरी या सुर, इसका टाइम पीरियड है 1540 से 1545। शेरशाह सूरी अपने चाचा के साथ बिहार में एक छोटे इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू करता है, और आगे चलकर यह इनकी उन्नति है कि यह मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे देता है और उसे परास्त भी करता है। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य वंश स्थापित करता है, सूरवंश, जो कि केवल 15 साल 15 साल तक ही शासन करता है, लेकिन प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना देता है। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो उसने अपने